नमस्ते दोस्तों, हिंदी की समकालीन कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी आई होप कि आप मेरी बात समझेंगे। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। 2 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, 1 हाफ केजी बादाम का पैकेट, 1 किलो हरी मटर और 1 फेस वॉश का ट्यूब। सामने खड़े ग्राहक ने सामान नोट कराने वाले काउंटर पर सामान लिखवाया। बस इतना ही कि और कुछ? उस काउंटर पर काम करने वाली लड़की श्वेता ने सामानों की लिस्ट टोटल करने से पूर्व पूछा। बस इतना पैक कर दीजिए, उस व्यक्ति ने कहा। अपने काउंटर से सामानों के पैकेट को थैले में डालकर श्वेता आई और दुकान के मालिक माधव के पास काउंटर पर रख दिया। माधव ने सामान के पैकेटों पर छपे पैसों को कंप्यूटर पर चढ़ाया और टोटल की पर्ची निकालकर ग्राहक की ओर बढ़ा दिया। ग्राहक ने टोटल करके पर्ची के अनुसार माधव को पैसे का पेमेंट किया और बाहर निकल गया। माधव की दुकान पर प्रतिदिन की भांति आज भी इसी प्रकार लगातार ग्राहक आते रहे, सामान पैक करवाते रहे। माधव बिल जोड़कर पैसे काटते रहे। सुबह 10 बजे से जब से दुकान खुली है तब से इसी प्रकार दुकान के कर्मचारियों से लेकर माधव तक की व्यस्तता बनी रही। प्रतिदिन ही तो होता है ऐसा, ये सब कोई नई बात तो नहीं है। दोपहर होने को आ गई, अब ग्राहकों की आवाजाही कुछ कम हुई। अभी माधव ने थोड़ी सी राहत की सांस ली ही थी कि सहसा दुकान के सामने एक डाला रुका। ओहो, ये तो सामान का डाला है। दुकान का सामान आया है। दुकान में काम कर रहे 2 नौकरों को उन्होंने सामान उतरवा कर रखवाने के लिए कह दिया तथा स्वयं वहां खड़े होकर सामान उतरवाने लगे। इसी बीच कुछ ग्राहक सामान लेने आ गए। माधव वहां से काउंटर पर आ गए। वे निश्चिंत थे कि नौकर सामान उतरवा कर रखवा देंगे, बाद में लिस्ट से मिलान कर लिया जाएगा। इस समय दुकान में कुल 6 नौकर काम कर रहे थे। 2 नौकरों को उन्होंने सामान को लिस्ट से मिलाने के लिए कह दिया। सारे काम सुचारू रूप से होने लगे। कुछ देर में सामान उतर गया। ग्राहक भी सामान लेकर चले गए थे। कुछ क्षण के लिए फुर्सत मिल गई थी। माधव अपनी दुकान की ओर देखने लगे। दुकान की भव्यता देखकर मन ही मन प्रसन्न तो थे, किंतु संतुष्ट नहीं। 2 फ्लोर पर विस्तृत अपनी जनरल मर्चेंट की इस दुकान के ऊपर एक और मंजिल बनवाने की उनकी इच्छा थी, किंतु अभी उनका बजट अनुमति नहीं दे रहा है। दीपावली का त्यौहार समीप है, लगभग 20 दिन रह गए हैं। आज शाम उन्होंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है। ऊपर के हिस्से में 20-25 ट्यूबलाइट्स लगवानी हैं। कुछ लाइटें तो ख़राब हो गई हैं, कुछ पुरानी हो गई हैं। लगभग सभी बदलवा देंगे। फ्रीज़र भी ठीक करवाना है। दोपहर के बाद वो आएगा और काम करेगा। 3-4 दिनों में इलेक्ट्रीशियन का काम हो जाएगा। जब दुकान की साफ़ सफाई के पश्चात सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तब दीपावली से संबंधित सामान दुकान में मंगवाएंगे। आजकल दुकान में काम की अधिकता है। उनकी दुकान में 10-12 नौकर काम करते हैं, आजकल 6 ही हैं। इन काम करने वाले लड़कों का कोई भरोसा नहीं, कब कौन काम छोड़कर चला जाए, कब कौन छुट्टी लेकर बैठ जाए। नौकरों के सहारे ही तो उनका काम चलता है। इतनी बड़ी दुकान है उनकी जो 1-2 नौकरों के भरोसे नहीं चलती है। उनकी दुकान से होम डिलीवरी का काम भी होता है। दुकान के अधिकांश ऑर्डर तो होम डिलीवरी वाले ही होते हैं। घरों के सामान का ऑर्डर पहुंचाने के लिए 2-3 कर्मचारी बाहर ही लगे रहते हैं। जब कभी एक साथ 2-3 कर्मचारी काम छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें दुकान के कार्यों में थोड़ी परेशानी होने लगती है। ऐसा अक्सर ही हो जाता है। यही कारण है कि वे पर्याप्त कर्मचारियों को काम पर रखे रहते हैं। आज उन्हें फिर से वही थोड़ी सी चिंता हो रही है कि दुकान में कर्मचारी कम हैं और काम की अधिकता है। जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है, कर्मचारी कम रहते हैं, तो उनकी पत्नी सपना का बड़ा सहारा रहता है। दिन के 12 बज चुके हैं, सपना अभी तक घर से नहीं आई। इस समय तक तो वो आ जाती है। उनकी दृष्टि बार बार दुकान के मेन दरवाजे की ओर उठ जा रही है। वो मन ही मन सोचने लग जा रहे हैं कि हो ना हो सपना जाम में फंस गई हो। कुछ ही क्षणों में सपना की गाड़ी आती दिखाई दी। सपना ने दुकान के किनारे मुख्य सड़क के सामने गाड़ी पार्क की तथा पर्स व चाबी पकड़े दुकान में चली आई। सपना माधव की पत्नी है, उच्च शिक्षित है, व्यवसायिक परिवार की है। सुख सुविधाओं में पली बढ़ी सपना का रहन सहन साधारण है। वो परिश्रमी है। उसे देखने से प्रतीत नहीं होता कि वो सुख सुविधाओं में पली बढ़ी है।
ये सपना के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जो उसे आधुनिक लिबास पहने, मेकअप पुते चेहरे व साधारण सोच वाली महिलाओं से अलग करती है। सपना के छोटे मोटे मॉल सदृश दुकान में सामान लेने आने वाली महिलाएं एक ओर सपना को देखती हैं और दूसरी ओर उसके इस भव्य दुकान को तो भौंचक रह जाती हैं। आज के समय में आधुनिकता के नाम पर अति फैशन के चलन में साधारण रहन सहन और पहनावे वाली किंतु आकर्षक व्यक्तित्व वाली सपना को देखकर ग्राहक प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। माधव आज भी उन दिनों को विस्मृत नहीं कर पाते जब वे 16-17 वर्ष के युवक थे, अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे। जहां आज माधव की दुकान है उसी स्थान पर उनके पिता की राशन की यानी कि दाल चावल नमक तेल मिर्च मसाले आदि की छोटी सी दुकान थी। उन दिनों माधव के पिता के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस दुकान के सहारे किसी प्रकार घर चल रहा था। माधव के दोनों भाई पढ़ने में अच्छे थे, वे कॉलेज में पढ़ रहे थे। माधव का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था, उनकी पढ़ाई स्कूल में ही छूट गई थी। वे अपने पिता के साथ इसी दुकान पर बैठने लगे थे। तब इसी जगह दुकान में बोरियों में चावल दाल गेहूं चीनी आदि तथा दीवार से सटा कर रखे लकड़ी के रैक पर मिर्च मसालों नमक साबुन आदि के पैकेट रखे जाते थे। उनके पिता एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठते थे। दाल चावल तौलकर तथा अन्य सामान देने का काम माधव करते थे। माधव को ये काम अच्छा लगता था। वे स्कूल नहीं जाना चाहते थे। ये सब करके वे पढ़ने से बच जाते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर माधव के दोनों बड़े भाई अच्छी नौकरियों में लग गए। माधव मन लगाकर दुकानदारी का काम करने लगे। छोटी सी दुकान को बड़ा बनाने तथा अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। सबसे पहले दुकान में एक नौकर रखकर खुले सामानों की पैकेजिंग कराई। दुकान के बदले हुए आधुनिक रूप को देखकर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ पैसे एकत्र हो जाने पर धीरे धीरे माधव ने इस दुकान को तोड़वाकर नए सिरे से बनवाया। व्यवस्थित रूप से सामानों को रखने के लिए आधुनिक रूप से शेल्फ और अलमारियां बनवाई। माधव की दुकान के पड़ोस का व्यक्ति अपनी दुकान बेचना चाहता था। माधव ने अपने पिता से कहकर वो दुकान खरीद लिया। देखते देखते माधव ने अपने परिश्रम और सूझबूझ से इस दुकान को बड़ा और आधुनिक स्वरूप दे दिया। नौकरी में लग जाने के पश्चात पिताजी ने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। वे माधव का भी विवाह कर अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति पाना चाहते थे। शीघ्र ही माधव का भी विवाह कर दिया। साथ ही भाइयों की सहमति से माधव के जीवन यापन के लिए दुकान भी उन्हें दे दिया। पिताजी की उम्र होने लगी थी। उन्होंने दुकान पर आना जाना कम करते करते लगभग बंद कर दिया था। यदा कदा आ जाते तो शीघ्र घर चले जाते। उस उम्र में अधिक देर तक बैठ नहीं पाते। समय व्यतीत होता जा रहा था। माधव 2 बेटियों के पिता बन गए। दूसरी बेटी होने वाली थी तो माधव को पूरी उम्मीद थी कि बेटा होगा जो बड़ा होकर उनकी दुकान संभालेगा। सपना के मन में क्या चल रहा है उसने उन्हें कभी नहीं बताया, किंतु ऐसा ना हुआ। दूसरी संतान भी बेटी के रूप में हुई। ईश्वर की इच्छा मानकर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। माधव का घर दुकान से दूर था। वे अपनी पुरानी स्कूटर से दुकान आते जाते थे। घर के कार्यों को व्यवस्थित करके उपरांत सपना कुछ देर से ऑटो से दुकान आती थी। अजी सुनिए, घर से यहाँ आने में मेरा अधिकांश समय ऑटो के इंतज़ार में बर्बाद हो जाता है। चाहे जितनी जल्दी घर से चलो देर हो ही जाती है। कभी ऑटो देर से मिलता है तो कभी रास्ते में सवारियाँ चढ़ाते उतारते हुए चलता है। ऑटो में बहुत समय बर्बाद होता है। सपना बोलती जा रही थी। माधव चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। मैं सोच रही हूँ कि गाड़ी चलाना सीख लूँ। अपनी गाड़ी हो जाएगी तो आने जाने में इस प्रकार समय तो बर्बाद नहीं होगा, सपना ने कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं गाड़ी दिला दूँगा, तुम सीख लेना, माधव ने कहा। सपना ने गाड़ी सीखा और गाड़ी से ही दुकान आने जाने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि घर में अनबन की घटनाएं होने लगीं। कभी भाइयों की पत्नियों में, कभी बच्चों में। बढ़ते बढ़ते बात तू मैं तक आने लगी। दोनों भाई नौकरियों में बड़े पद पर थे। कार्यालय समय से आना जाना होता था। माधव और सपना को दुकान बंद कर घर आते आते रात्रि के 11-12 बज जाते थे। माधव और सपना को महसूस होने लगा कि स्कूल से घर आने के बाद उनकी बेटियां उस भरे पूरे घर में भी स्वयं को अकेला और उपेक्षित महसूस करती हैं। माधव के माता पिता भी अब नहीं रहे थे जिनसे बेटियां अपने मन की बात कर लेती। माधव की बेटियों से कोई बात नहीं करता,
सब अपने अपने में व्यस्त थे। यदि कभी वे अपनी तरफ से ताई के बच्चों से बात करने का प्रयत्न करती तो वे उन्हें अपने कमरे में जाकर रहने को बोल देते। आखिर माधव और सपना ने तय किया कि क्यों ना हम अलग घर ले लें, प्रतिदिन के तनावपूर्ण माहौल से दूर सुकून का जीवन जिएं। ये सब करने में उनके सामने बस एक समस्या आ रही थी कि बेटियां छोटी हैं, स्कूल से आने के बाद घर में अकेले कैसे रहेंगी। उनकी सुरक्षा की बात आड़े आ रही थी। बहुत सोच विचार के पश्चात दोनों ने तय किया कि अलग रहने के लिए फ्लैट ले लिया जाए। फ्लैट सुरक्षित रहता है, कभी बेटियों को दिन में अकेले भी रहना पड़े तो वे रह लेंगी। उन्होंने ऐसी जगह फ्लैट ले लिया जो उनकी दुकान से अधिक दूर नहीं था। परिवार समेत माधव नए घर में शिफ्ट हो गए। फ्लैट कल्चर स्वतंत्र मकानों से भिन्न होता है। सभी अपने अपने घरों में बंद रहते हैं। वे घर के भीतर अपनी दुनिया में रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं। 3 बेडरूम वाले सुविधाजनक फ्लैट में माधव ने रोज़मर्रा की आवश्यकताओं और सुविधाओं की सभी आधुनिक चीज़ों से घर को सुसज्जित कर दिया ताकि बेटियों को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। दुकान के समीप घर हो जाने से माधव और सपना दोनों को बहुत आराम हो गया था। माधव 10 बजे दुकान पहुंचकर दुकान खोल देते। सपना भी बेटियों को स्कूल भेजने के बाद घर को व्यवस्थित कर माधव का दिन का भोजन लेकर समय से दुकान पर आ जाती। समय व्यतीत होता जा रहा है। समय के साथ बेटियां बढ़ती जा रही हैं और बड़ी कक्षाओं में पहुंचती जा रही हैं। अब तो वे कॉलेज जाने लगी हैं। यहाँ रहते हुए माधव को 9 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ रहने का एक लाभ ये है कि दुकान बंद कर माधव और सपना देर रात तक घर भी पहुँचते हैं, तब भी उन्हें बच्चियों की चिंता नहीं रहती। वे जानते हैं कि घर में बच्चियाँ सुरक्षित हैं। सपना वाली ने 2 काम वाली लगा रखी हैं जो समय पर आती हैं, भोजन बनाकर घर की साफ़ सफाई करके चली जाती हैं। बच्चियों को आराम से रहना है और पढ़ना लिखना है, कोई फिक्र कोई टेंशन वाली बात नहीं। आज माधव संतुष्ट होकर दुकान में बैठे काम करवा रहे थे। सपना भी दुकान में काम करने वाली लड़कियों से शेल्फ में मेकअप का सामान चेक कर सही तरीके से लगवा रही थी। तभी काउंटर पर रखे हुए बेसिक फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन तो बजता ही रहता है। सामानों की जब से होम डिलीवरी होने लगी है तब से माधव के दुकान में ग्राहकों की संख्या में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। फ़ोन द्वारा सामानों के ऑर्डर नोट कराए जाते हैं। आधुनिक सुविधाओं व शुद्ध सामानों वाली माधव की एक ग्रॉसरी शॉप इस क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित दुकान बन गई है। इस समय भी फ़ोन की घंटी बज उठी। दुकान के सभी नौकर काम में व्यस्त थे, इसलिए फ़ोन सपना ने उठा लिया। मम्मी, मैं अपनी सहेली निकिता के घर जाऊंगी, उसके साथ पढ़ाई डिस्कस करनी है। फ़ोन पर बड़ी बेटी शर्मिष्ठा थी। कब जाना है? सपना ने पूछा। अभी आधे घंटे के बाद, शर्मिष्ठा ने कहा। चली जाऊँ मम्मी? शर्मिष्ठा की बात सुनकर सपना कुछ देर सोचती रही। कितनी देर में आ जाओगी? सपना ने पूछा। 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, शर्मिष्ठा ने कहा। ठीक है, घर आते ही फ़ोन करना, ध्यान से जाना और समय पर घर आ जाना, सपना ने समझाते हुए कहा। ठीक है मम्मी, शर्मिष्ठा ने कहा। निकिता शर्मिष्ठा की बेस्ट फ्रेंड है। दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में BBA सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। कॉलेज में एक साथ पढ़ना, एक साथ रहना, एक साथ आना जाना, इन सब कारणों से दोनों में मित्रता गहराने लगी थी। कभी निकिता शर्मिष्ठा के घर आ जाती तो कभी शर्मिष्ठा उसके घर। दोनों मिल बैठकर पढ़ती। सपना सोचती कि चलो अच्छा है, शर्मिष्ठा की एक क्लोज़ फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ती लिखती हैं तो ये अच्छा है। शर्मिष्ठा को भी कंपनी मिल जाती है, अन्यथा बच्चों के साथ घर में रहने वाला कोई नहीं है, वे दिन भर अकेली ही तो रहती हैं। सपना दिन भर दुकान में माधव का सहयोग करती, उनके साथ ही रात के 10-11 बजे तक घर आ पाती। अधिकांशतः 11 बज ही जाते हैं क्योंकि दुकान में ग्राहक आते जाते रहते हैं। ग्राहकों के आते रहने के कारण वे लोग दुकान बंद नहीं कर पाते। जब सपना घर आती है तो बेटियां भोजन कर सोने चली जाती हैं। बेटियों को स्कूल जाने के लिए सुबह शीघ्र उठना पड़ता है, इस कारण सपना भी सुबह शीघ्र उठती है। माधव भले ही कुछ देर से उठते। शनय शनय दुकान बड़ी हो गई है। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी भी बढ़ गए हैं। माधव का हाथ बटाने के लिए सपना को दुकान में आना पड़ता है। दुकान बड़ी हो गई है, सामान भी बहुत सारा भरा है, कर्मचारी भी कई हैं। इन सब की देखभाल करने में दुकान में अकेले माधव परेशान हो जाते हैं। मम्मी, मैं निकिता के घर पढ़ने जाऊं?
बमुश्किल से 3-4 दिन ही व्यतीत हुए होंगे कि शर्मिष्ठा ने दुकान में फ़ोन कर सपना से पुनः पूछा, अभी तो 2-4 दिनों पूर्व तुम गई थी और परसों निकिता भी आई थी। सपना ने कहा, हाँ मम्मी, लेकिन मुझे जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। शर्मिष्ठा ने मनोहार करते हुए माँ से कहा, ठीक है जाओ, किंतु शीघ्र आ जाना और घर आते ही फ़ोन करना। बात बच्चों की पढ़ाई पर आ जाए तो सपना कैसे मना करती। ठीक है मम्मी, कहकर शर्मिष्ठा ने फ़ोन रख दिया। तुम निकिता के घर बार बार क्यों जाती हो? एक दिन सपना ने अपनी बेटी से पूछा। निकिता के मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं, वो अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड है, उसके घर में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। शर्मिष्ठा ने सपना को समझाते हुए निकिता के घर जाने का कारण बताया। शर्मिष्ठा की बात सुनकर सपना चुप रह गई। चुप क्यों ना हो, बात बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। माधव की दुकान अब दुकान न रहकर एक छोटे मोटे मॉल के रूप में बदल गई थी। माधव के व्यवसाय में सपना उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, सहयोग कर रही थी, परिश्रम कर रही थी। बड़ी बेटी शर्मिष्ठा युवावस्था में कदम रख चुकी थी तो छोटी भी किशोरावस्था पार कर युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। माधव और सपना की यही इच्छा थी कि दोनों बेटियां खूब पढ़ लिख कर उनके इस व्यवसाय को संभाल लें। सुनो, कभी कभी मुझे ये सोचकर चिंता होने लगती है कि पढ़ने लिखने के पश्चात दोनों बेटियों का रुझान नौकरी की ओर न होने लगे। हम दोनों ने दिन रात परिश्रम करके इस व्यवसाय को खड़ा किया है, इसे कौन संभालेगा? एक दिन माधव ने अपनी चिंता से सपना को अवगत कराते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा, आप व्यर्थ की बातें सोचकर परेशान ना हुआ कीजिए। पढ़ लिखकर हमारी बेटियां हमारे इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगी। हो सकता है हमारे दामाद भी व्यवसायी परिवार से हों और हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में बेटियों का सहयोग करें। सपना ने माधव को समझा तो दिया, किंतु चिंतित तो स्वयं भी हो गई। सपना की कितनी इच्छा थी कि एक पुत्र हो, किंतु ईश्वर ने उसके भाग्य में 2 पुत्रियां लिखी थीं, तो यही सही। देखते देखते बेटियों का ये सेमेस्टर भी पूरा हो गया। दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गईं। बेटियां प्रसन्न थीं, सपना संतुष्ट। माँ, मेरी फ्रेंड निकिता के पिता का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया है, उन्होंने वहाँ मकान ले लिया है। निकिता बता रही थी कि कुछ ही दिनों में वो सब यहाँ से चले जाएंगे। निकिता आगे की पढ़ाई वहीं से पूरी करेगी। शर्मिष्ठा ने जब सपना से ये बात कही तो उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। बेटा, नौकरी पेशा वाले लोगों के जीवन में तो ये सब लगा रहता है, कभी स्थानांतरण तो कभी एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में मकान बनवा कर वहीं बस जाना, ये सब तो चलता रहता है, सपना ने कहा। माँ की बातें सुनकर शर्मिष्ठा अपने कमरे में चली गई। सपना अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई थी। निकिता के जाने के बाद शर्मिष्ठा एक दिन कॉलेज गई। आज कॉलेज नहीं जाना? अगले दिन अपने कमरे में देर तक शर्मिष्ठा को सोते हुए देखकर सपना ने पूछा। नहीं माँ, आज नहीं जाऊंगी, शर्मिष्ठा ने लेटे लेटे ही कमरे से उत्तर दिया। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाओगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, कहकर सपना दुकान के लिए निकल गई। गाड़ी चलाते हुए सपना सोच रही थी कि आजकल बच्चियों की हेल्थ को लेकर बहुधा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। बढ़ती उम्र की बेटियां हैं, अनेक बातें हो सकती हैं। अभी तो उससे नहीं पूछ पाई कि उसे क्या तकलीफ़ है। दुकान पहुंचकर शर्मिष्ठा को फ़ोन कर उसका हाल पूछ लूँगी। दुकान पहुंचकर सपना ने शर्मिष्ठा को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो ठीक है। अगले दिन घर की दिनचर्या के अनुसार सब ठीक चल रहा था। घर के कार्यों को व्यवस्थित कर सपना दुकान जाने की तैयारी में थी। माँ, मुझे डॉक्टर को दिखाने ले चलो। सहसा शर्मिष्ठा अपने कमरे से निकल कर आई और सपना से कहा। क्यों, क्या हुआ? कहकर सपना ने शर्मिष्ठा के माथे पर हाथ रखकर देखना चाहा कि कहीं उसे फीवर आदि तो नहीं है। सब कुछ तो ठीक है, कैसा लग रहा है? सपना ने पूछा। मम्मी, मुझे मनोचिकित्सक को दिखाना है, शर्मिष्ठा ने नीची दृष्टि रखते हुए कहा। मनोचिकित्सक? सपना का कलेजा धक से हो गया। क्या हुआ, किस लिए? सपना घबरा गई। मम्मी, 2 दिनों पूर्व जब मैं कॉलेज गई थी तो मुझे निकिता की कमी बहुत अधिक महसूस हो रही थी। कॉलेज में मेरा मन नहीं लग रहा था। कॉलेज में हर कहीं निकिता दिखाई दे रही थी, जबकि वो वहाँ नहीं, किसी दूसरे शहर में है। तब से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शर्मिष्ठा ने कहा। उस समय मुझे अवसाद जैसा लगने लगा था। 2 दिनों से अवसाद और बढ़ गया है। मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, कहकर शर्मिष्ठा रोने लगी। शर्मिष्ठा की बात सुनकर सपना कांपने लगी। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को?
इस बीमारी का डॉक्टर मैं कहाँ से ढूंढूंगी? उसे तो इस बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं है। ये कौन सी नई समस्या उत्पन्न हो गई? बेटा, वो चली गई है, तुम उसे विस्मृत कर दो। तुम्हारे क्लास में कितने ही लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, वे सब क्या उसके लिए परेशान हैं? सपना ने शर्मिष्ठा को समझाते हुए कहा। नहीं मम्मी नहीं, वे मेरे लिए सबके जैसी नहीं थी, ना मैं उसके लिए, शर्मिष्ठा ने कहा। इसका कौन सा डॉक्टर होता है, मैं कहाँ से ढूंढूं उसे? सपना ने शर्मिष्ठा से कहा। मेरे पास डॉक्टर का नंबर है, आप मुझे बस ले चलो मम्मी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, शर्मिष्ठा ने कहा। शर्मिष्ठा की बात सुनकर सपना निढाल हो गई। दुकान जाने का कार्यक्रम स्थगित कर ड्राइंग रूम में बैठकर सोचती रही कि अब क्या करे। तत्पश्चात उसने फ़ोन द्वारा दुकान में माधव को अपने आज ना आने की सूचना दे दी। साथ ही शर्मिष्ठा की अस्वस्थता की जानकारी भी दे दी। शर्मिष्ठा की अस्वस्थता सुनकर माधव कुछ नहीं बोले। शाम को माधव जब घर आए तो सपना ने उन्हें पूरी बात बताई। सपना ने तो पहली बार जाना था इस बीमारी के बारे में। यदा कदा कभी किसी से सुना भर था, समीप से तो अब देखा था। ये कौन सी बीमारी है जिसका चिकित्सक भी अलग होता है? इन लड़कियों को जितना आराम दो, जितनी सुख सुविधा दो, उतना ही लाड़ प्यार में वो बिगड़ रही हैं। एक ही काम है बस, पढ़ना, वो भी उनसे नहीं हो रहा है। माधव के चेहरे पर नाराज़गी और निराशा के भाव थे। 2-3 दिन व्यतीत हो गए। सपना अभी तक शर्मिष्ठा को लेकर डॉक्टर के पास नहीं गई थी। शर्मिष्ठा ना तो कॉलेज जाती, ना घर में किसी से बात करती, अपने कमरे में पड़ी रहती और न जाने क्या सोचा करती। खाने पीने में भी कोई रुचि नहीं लेती। कई बार कहने पर थोड़ा बहुत खा लेती। उसका शरीर सुस्त और चेहरा निस्तेज होता जा रहा था। सपना ने माधव से बात की और शर्मिष्ठा को चिकित्सक के पास लेकर गई। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद चिकित्सक ने उसे बुलाया। सपना बाहर बैठी शर्मिष्ठा के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर पश्चात शर्मिष्ठा बाहर आई। वो चुप थी। इस समय वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। चेहरे पर निश्चिंतता थी। अब चिकित्सक ने सपना को बुलवाया। जैसे जैसे चिकित्सक सपना से शर्मिष्ठा की अस्वस्थता की गंभीरता के बारे में बताते जा रहे थे, वैसे वैसे सपना के पैरों तले की जमीन खिसकती जा रही थी। वो बता रहे थे कि आपकी बेटी अपनी सहेली से भावनात्मक रूप से जुड़ी थी। भावनात्मक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी। सपना को तो मानो चक्कर सा आ गया। बढ़ती उम्र के बच्चों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उन्हें अधिक देर तक अकेले नहीं रहने देना चाहिए, चिकित्सक ने कहा। आपके घर में बच्चों के साथ दिन में कौन रहता है? चिकित्सक ने पूछा। कोई नहीं, 2 बेटियां हैं, वे दोनों ही घर में रहती हैं। मैं और मेरे पति शॉप में रहते हैं। बेटियां कॉलेज से आकर घर में अकेले रहती हैं। हम फ्लैट में रहते हैं जो कि सुरक्षित है। हम दोनों यानी कि मैं और मेरे पति दुकान बंद करवाकर लगभग 11 बजे रात तक घर आ पाते हैं, सपना ने चिकित्सक को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए कहा। और उसकी फ्रेंड के घर में उस समय जब वो उसके घर पढ़ने जाती थी, कौन कौन रहता था? चिकित्सक ने सपना से पूछा। कोई नहीं, उसके मम्मी पापा दोनों जॉब में थे, सपना ने चिकित्सक को बताया। आजकल के एकल परिवार और फ्लैट कल्चर में जहाँ बच्चे अकेले रहते हैं, कभी कभी ऐसा माहौल उन्हें गलत मार्ग पर ले जाता है। इसमें बच्चों की गलती कम और इस माहौल की अधिक है, चिकित्सक ने कहा। जी, सपना ने कहा। आप सही समय पर इसे यहाँ लेकर आई हैं। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। उसकी नियमित दवा चलेगी। किसी प्रकार का तनाव या मानसिक दबाव उसके ऊपर आप लोग नहीं डालेंगे, ना ही विगत बातों की चर्चा करेंगे। आप उसे समय से लेकर आई हैं, वो ठीक हो जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है, चिकित्सक ने सपना को समझाते हुए कहा। सपना ध्यान से चिकित्सक की बातें सुन रही थी। कब तक ठीक हो जाएगी? चिंतित सपना ने पूछा। कोई निश्चित समय नहीं है, इनका ट्रीटमेंट चलेगा। हो सकता है उपचार कुछ लंबा भी चले। घबराने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। उसे अधिक से अधिक अपने साथ रखने का प्रयत्न कीजिएगा, चिकित्सक ने सपना को समझाते हुए कहा। सपना के समक्ष सब कुछ स्पष्ट हो गया था। वो शर्मिष्ठा को लेकर घर आ गई। शर्मिष्ठा नियमित रूप से दवाइयाँ लेने लगी। बेटियों के कॉलेज से आने के बाद सपना दुकान से घर आ जाती, बेटियों के साथ रहती। शर्मिष्ठा के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अब वो प्रतिदिन कॉलेज जाने लगी थी। घर में माँ या बहन से बातें करते करते हंस भी पड़ती। उदासी के बादल उसके चेहरे पर से छट रहे थे। प्रतिदिन की भांति सपना आज भी दुकान से घर आ गई थी। दिन के 3 बजने वाले थे।
वो रसोई में बेटियों के लिए भोजन निकाल रही थी। शर्मिष्ठा की फ़ोन की घंटी बज उठी। शर्मिष्ठा ने फ़ोन उठाया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। शर्मिष्ठा किसी से ऊंचे स्वर में बात कर रही थी। तुम आ गई हो तो क्या करें, मेरे घर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तुम मेरे घर आना, ना मुझे अब दोबारा कभी फ़ोन करना। मुझे तुमसे कोई मित्रता वित्रता नहीं रखनी है, समझ गया तुम? अब दोबारा तुम कभी मुझे फ़ोन मत करना। शर्मिष्ठा ने सख्त तेवर में बात कर फ़ोन रख दिया। शर्मिष्ठा के स्वर में दृढ़ता देखकर सपना को अच्छा लगा। कौन है बेटा? सपना पूरी स्थिति और किसका फ़ोन है सब कुछ समझ चुकी थी, फिर भी शर्मिष्ठा से पूछा। निकिता है, अपने मम्मी पापा के साथ किसी काम से यहाँ आई है, शर्मिष्ठा ने कहा। शर्मिष्ठा की बात सुनकर सपना खामोश हो गई। सपना अब निश्चिंत थी कि उसकी बेटी ने अपने आप को संभाल लिया है। इस बात को धीरे धीरे 4 दिन व्यतीत हो गए। बेटा, आप लोगों की कोई सहेली घर में पढ़ना आना चाहे तो पहले मुझे बताना, मुझसे पूछ कर किसी को बुलाना। मैं आप लोगों के ऊपर बेवजह की कोई रोक टोक नहीं लगा रही। जो भी कर रही हूँ आपके हित के लिए कह रही हूँ। एक बात और, ये कि आप लोग अपनी किसी सहेली के घर पढ़ने नहीं जाएंगी, चाहे आपकी वो सहेली कितनी भी मित्रता का हवाला दे, रिक्वेस्ट करे। आप किसी सहेली के घर पढ़ने नहीं जाएंगी। आप समझ रही हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मेरी बात सुनकर बेटियाँ मेरा मुँह देख रही थीं। बेटा, आप अच्छे लोग हैं, किंतु आवश्यक नहीं कि सभी अच्छे हों। कॉलेज में आप एक दूसरे के सहयोग से पढ़िए लिखिए, बाहर घूमने फिरने एक साथ जाइए, किंतु किसी के घर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। सपना ने बच्चों के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा। जी मम्मा, आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी बात समझ रहे हैं। हम आपको अच्छी व बहादुर बेटियां बनकर दिखाएंगे, शर्मिष्ठा ने कहा। हाँ मम्मा, छोटी बेटी ने भी अपनी दीदी की बात का समर्थन करते हुए कहा। सपना ने दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। ध्यान, देखभाल और संरक्षण बेटे भी मांगते हैं और बेटियां भी। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी। आई होप कि आप मेरी बात समझेंगे। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।